हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use, for फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। यानी कि सिविलाइजेशन के बाद जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्लासिफाई करने की जो प्रोसेस थी वो बार बार की गई, जिसमें से उनको फूड के हिसाब से कि कौन सा एनिमल्स या कौन से लिविंग थिंग्स कौन सा फूड लेता है, कैसे शेल्टर है, कौन से क्लोथिंग है, उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। और अरिस्टोटल पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में स्टार्ट कर यानी कि क्लासिफिकेशन किया। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब। तो वो पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले कैटेगरी ट्री, दूसरी श्रब्स की और तीसरी हर्ब्स की। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इंटू टू ग्रुप्स। जैसे प्लांट को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा, वैसे ही एनिमल्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा। और वो दो कैटेगरी थी रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। और मतलब उन्होंने एनिमल्स को जो था वो दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक ऐसे एनिमल जिनके पास ब्लड है और एक ऐसे एनिमल जिनके पास ब्लड नहीं है। In Linnaeus times, a two-kingdom system of classification with plant and animal kingdom was developed that includes all plant and animal respectively. अब लिनेनस के टाइम पीरियड में इनको दो जो क्लासिफिकेशन था उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्लांट और एक एनिमल्स, जिसमें प्लांट में सारे प्लांट इंक्लूड होंगे और एनिमल में जितने भी एनिमल है वो सारे इंक्लूड होंगे। This system did not distinguish between eukaryotic, prokaryotic, unicellular and multicellular organism and photosynthetic and not photosynthetic organism। अब ये जो सिस्टम डिवाइड किया गया था यानी कि टू किंगडम में एक प्लांट और एक एनिमल, इसमें डिस्टेंस हम नहीं या डिफरेंस हम नहीं देख पा रहे थे कि यूकैरियोटिक्स में क्या है, प्रोकैरियोटिक्स में क्या है, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी किस में आते हैं, दोनों ही एनिमल्स में आते हैं। तो इसमें हम क्या देख नहीं पा रहे थे, डिफरेंस नहीं समझ पा रहे थे कि क्या यूनिसेल्युलर है क्या मल्टीसेल्युलर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। क्लासिफिकेशन जो प्लांट का था उसको तो आसानी से समझ पा रहे थे ज़्यादातर पीपल, लेकिन इनकी कैटेगरी के बारे में समझ नहीं पा रहे थे अच्छे से। Hence the two kingdom classification used for long time was found indicate। यानी कि बहुत दिनों तक जो टू किंगडम चल रहा था प्लांटे का और एनिमल्स का उसको सही नहीं माना गया। Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristic like cell structure। तो इसके बारे में मतलब क्लासिफिकेशन को और आगे लेके जाया गया और फिर बात करें कि सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड करो, यानी कि नेचर ऑफ वॉल बताओ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्स्ट्रा, मतलब उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन करो। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन ओवर सेवरल चेंज ओवर द टाइम। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। लेकिन जो प्लांट है उनमें सभी में हमें एक तरह से कांस्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिला है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। जैसे टाइम बढ़ता गया तो साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करते टाइम वो अपने अपने खुद के जो क्लासिफिकेशन थे वो बताते गए कि कितने तरह के क्लासिफिकेशन उन्होंने किए हैं। अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम। फाइव किंगडम में यहाँ पे डिवाइड करा तो क्या है, एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल, यानी कि पांच तरह के किंगडम अब बन गए थे। तो मोनेरा में रखा गया प्रोकैरियोटिक्स में, और प्रोकैरियोटिक में कैसे आएंगे, नॉन सेल्यूलोजिक, जिनके पास सेल्यूलोज नहीं होगा, या सेल्यूलोज क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, और सेल्यूलर इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा इनके अंदर। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक टाइप का रहेगा और इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट रहेगा।
सेल्यूलर भी प्रेजेंट रहेगा और इनका मोड भी ऑटोट्रोपिक होगा। फंजाई, फंजाई यूकैरियोटिक उस कैटेगरी में रखा गया। इनमें जो है हमारा सेल्यूलोज प्रेजेंट रहेगा और ये मल्टी सेल्यूलर रहेंगे। और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया। प्लांट यूकैरियोटिक में है, इनके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट रहेगा और टिश्यू और ऑर्गन से वो क्या करेंगे, बने हुए होंगे, और इनमें जो मोड होगा न्यूट्रिशन का वो ऑटोट्रोपिक होगा। एनिमिलिया को यूकैरियोटिक में रखा गया, सेल्यूलोज इनमें एब्सेंट रहेगा और टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बने हुए रहेंगे ये, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रोपिक रहेगा, होलोजोइक या फिर सेप्रोफाइटिक भी रहेगा। अब हम देखते हैं आगे। और एच विटकर 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे हमने ऊपर देखा था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये लेकर आए थे 1969 में और एच विटकर। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड, इनको 5 कैटेगरी में रखा गया। उनके नाम क्या रखे गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, और उन्होंने उनके सेल स्ट्रक्चर को भी अच्छे से डिफाइन किया है। बॉडी ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इन्होंने इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लासीफाई किया था। तो मतलब इनके हिसाब से जो एनिमल्स थे या जितने भी लिविंग थिंग्स थे वो 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर देते थे। आगे देखते हैं। द 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain, and there were 6 kingdom classification. You will learn about the system in detail at higher classes. यानी कि आगे जाके मोनेरा को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्लासिफिकेशन जो हो गया वो 6 किंगडम में हो गया था, लेकिन अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो 5 का ही पढ़ रहे हैं। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन to understand the issues and consideration that influence the classification system। तो ये जो 5 किंगडम था इसी को हम अच्छे से देखते हैं कि किसमें क्या था। Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperm under plant। यानी कि उसके बाद जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें ये भी चीज़ें देखी गई कि बैक्टीरिया कैसे कौन से कैटेगरी में रखे जाए, ब्लू ग्रीन एल्गे किस में रखा जाए, फंजाई, मोसेस फार्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो है किस कैटेगरी में रखे जाए। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। यानी कि इनमें एक चीज कॉमन देखी गई वो थी सेल वॉल। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, और बाकी के दूसरे जो एनिमल्स थे या दूसरे जो लिविंग थिंग्स थे उनमें अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले। It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae with other groups which were eukaryotics। तो इसको इस हिसाब से 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, एक यूकैरियोटिक्स और एक प्रोकैरियोटिक्स। It also grouped together in the unicellular organism and the multicellular organism। और फिर उनको और दूसरी जो कैटेगरी थी कि कौन सा यूनिसेल्युलर यानी कि एक ही सेल से मिलकर बना है और कौन सा मल्टीसेल्युलर यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, उस कैटेगरी में रखा गया। For example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। यानी कि जैसे कि स्पायरोगायरा और क्लाइमोमेनस जो था उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे या क्लासिफिकेशन था वो क्या था, डिफरेंस था। हेटेरोट्रोपिक था उनका, और फंजाई में आता था ऑटोट्रोपिक, ग्रीन प्लांट की कैटेगरी में रखे गए इनको। So they also saw a characteristic difference in their walls composition। यानी कि इनके अंदर दोनों यूनिसेल्युलर है लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, अलग अलग थे, तो उसके हिसाब से भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया। अब आगे देखते हैं। द ग्रीन प्लांट हैड अ सेल्यूलोज सेल वॉल। अब जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके अंदर ग्रीन सेल वॉल या सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है या सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वेर कंसीडर्ड द फंजाई वेर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंजाई। तो फिर क्योंकि ग्रीन जो सेल वॉल है वो प्लांट में प्रेजेंट है और एल्गे में इस तरह का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखा गया, इसलिए इसको अलग ही किंगडम में रखा गया, वो हो जाएगा फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप्ड together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organism were placed in kingdom Protista। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किस कैटेगरी में रखा गया, मोनेरा की, और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया प्रोटिस्टा की कैटेगरी में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर Chlamydomonas, cholera, either placed in algae within plant
and both having cell wall. With the Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom, which lacked cell wall. पहले तो जो पैरामीशियम था उसको भी इन्हीं कैटेगरी में रखा गया, लेकिन बाद में उसमें देखा गया कि इसमें सेल वॉल जो होती है नहीं होती है, इसलिए इसको एनिमल किंगडम में रखा गया. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. क्योंकि जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में, समय के साथ साथ जो क्लासिफिकेशन की जो मेथड थी उसको भी चेंज किया गया. तो जो एनिमल्स पहले मोनेरा में आते थे वो उनकी भी जब क्लास चेंज हुई, क्लासिफिकेशन हुआ, तो उनको अलग कैटेगरी में रखा गया. अब आगे देखते हैं. This kind of change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. ये जो क्लासिफिकेशन इसको फ्यूचर में भी चेंज किया जा सकता है अगर हम उसको और अच्छे से समझ पाते हैं, तो उनके रिलेशनशिप को देख पाते हैं, तो मतलब हमारी जो टेबल है 5 कैटेगरी की उसको और भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. Over time, an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only the morphological, psychological and reproductive similarities, but in also phylogenetic. It is based on evolutionary relation. यानी कि evolution के basis पे भी classification आगे जाके देखा जा सकता है. In this chapter, we will study characteristic of kingdom Monera, Protista, Fungi and Whittaker system of classification. इस चैप्टर में हम ज़्यादातर देखेंगे कि जो 5 कैटेगरी हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, अलगई और एनिमलिया, प्लांटाई, इस क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा 2.1 जो कि है किंगडम मोनेरा, यानी कि मोनेरा के बारे में हम इसमें देखेंगे, जो कि पहला क्लासिफिकेशन है. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, यानी कि मोनेरा किंगडम के सबसे अच्छे मेंबर जाने जाते हैं, या गोड़ वाले जो मेंबर, स्टार्टिंग वाले जो मेंबर है वो है बैक्टीरिया. दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत छोटे छोटे होते हैं. बैक्टीरिया ओकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और बैक्टीरिया जो होते हैं ज़्यादातर सब जगह पर प्रेजेंट होते हैं. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी कि एक मुट्ठी जो हमारे हाथों में हम सॉइल को लें तो उसमें 1000 या 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow and deep ocean where very few others life form can survive. ये ज़्यादातर देखने जगह पे देखे जाते हैं जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ ही शायद ही सरवाइव कर पाए, लेकिन ये रहते हैं जैसे कि स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियन, इन सारी जगह पर ये रहते हैं. Many of them live in or other organism as parasites. ज़्यादातर जो होते हैं वो लाइफ रहते हैं और बाकी दूसरे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं. बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. अब जो बैक्टीरिया है उनको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके शेप के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहला है द स्पेरिकल कोकस, फिर उसके बाद है द रोड शेप बेसिल्स, उसके बाद है द कॉमन शेप बिफिलस, एंड और फिर फोर्थ जो है द स्पाइरल स्पाइरलम. तो इनके कैरेक्टरिस्टिक पे जैसे कि जिसका जैसा शेप है उस हिसाब से उसको नेम दे दिया गया है. यहाँ पे डायग्राम बने आप देख सकते हैं. अब हम देखते हैं आगे. थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल है. दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका जो बिहेवियर स्ट्रक्चर तो ज्यादातर सबका क्या है, सेम ही, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनके जो अंदर का जो फंक्शन है या बिहेवियर जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है compared to many other organisms. Bacteria is a group so that most extensive metabolic diversity, यानी कि अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक ये करते हैं. या आगे हम देखते हैं some of the bacteria are autotrophic. कुछ जो बैक्टीरिया वो ऑटोट्रोपिक है, यानी कि सेल्फ मेड है. They synthesize their own food from inorganic substance. ये inorganic substance अपना खुद फूड बनाते हैं. They may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophic. ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो heterotrophic है. They depend on other organism on that organic matter for food. Heterotrophic कैसा है, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए. Autotrophic वो जो inorganic substance से खुद फूड को सिंथेसाइज करते हैं. अब आगे हम देखते हैं Archaebacteria. The bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extremely salty areas, hot spring and marshy areas. Archaebacteria differ from other bacteria in having different cell wall structure
and this feature is responsible for their survival in extreme condition। जो आर्कियोबैक्टीरिया हैं वो उनकी जो लिविंग कंडीशन है या लिविंग हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, यानी कि ये सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं, सल्टी एरियाज वालों को बोलेंगे हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं उनको हम बोलेंगे थ्रम्बोसिजिफाइल्स, और मार्स एरियाज में रह जाएंगे उनको हम बोलेंगे मैथोजेंस। मतलब अलग अलग उसमें रह सकते हैं, ये अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से ही रहता है। मैथोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल, और जो मैथोजेंस बैक्टीरिया है वो गट, बहुत ज़्यादा जो रुमिनेंट एनिमल होते हैं उनके गट में रहते हैं, जैसे कि काउ और बफेलो में रहते हैं अंदर इनसाइड द बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, और वो वहाँ पे क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। उनका जो डंग होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें मीथेन को ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं अलग टाइप्स में, तो यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, लगभग 1000 से भी ज़्यादा यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया हम देखे गए हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल ऑफ इट मोटाइल और फ्लैगेलम, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू ब्लिंग ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल, और जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्लोरोफिल भी देखा गया है, जैसे कि उसमें न्यूट्रिशन क्या होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, यानी कि अपने आप में खाना बना लेगा। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर, साइनोबैक्टीरिया जो होता है यूनिसेल्युलर होता है। कोलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ग्लेटिनस सेल्स, इनकी जो बाहर का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक ऊपर सीट से कवर होता है, यानी कि मजबूती ऊपर से प्रोवाइड होती है इन बैक्टीरिया को। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, और ये अपने आप फॉर्म हो जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन होता है, यानी कि पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में फॉर्म हो जाते हैं ये। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल वॉल हेट्रोसाइट्स नोस्टेक एंड अम्बेजा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि ये ऑक्सीजन ले लेते हैं अलग अलग तरह के सब्सटेंस से, सच एस नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और उन्हीं जहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं उसी ऑर्गेनिज्म से ये एटीपी यानी कि एनर्जी भी ले लेते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट बनने में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर बनने में। अब हम देखते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposer. Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotic, fixation nitrogen, legume. Heterotrophic bacteria जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे नेचर में, और डिकम्पोजर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मिल्क से कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सम आर पैथोजन कैसिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप फार्म एनिमल एंड पेट्स, कुछ जो होते हैं पैथोजन्स होते हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस, कैंकर आर वेल नोन डिसीज केस्ड बाय, जो हार्मफुल होते हैं उनसे क्या डिफेक्ट होते हैं तो उनसे हमें बीमारियां हो सकती है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंसर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस करते हैं वो फ्यूजन से करते हैं। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, और बहुत ज़्यादा बार हमने देखा गया है कि अगर उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि स्पोर्स में जो छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं वहीं पर इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adapting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर हो जाता है, यानी कि ये डीएनए ट्रांसफर कर देते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है द माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म डेट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये सबसे छोटी लिविंग सेल है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करती है। क्या नाम है इसका, माइकोप्लाज्मा। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट,
ज्यादातर जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट में। अब हम बात करेंगे सेकंड किंगडम की, जो कि है प्रोटिस्टा। अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, यानी कि एक ही सेल से मिलकर बना है और यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक का है वो, तो उसको प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रखा जाएगा। बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन उसकी बाउंड्रीज जो है वो अभी तक डिफाइंड नहीं हो पाई है। बट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, it to belongest may be plant to another. In this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenids, slime mounds and protozoas under protista। तो प्रोटिस्टा में हम प्रोटोजोआ कैटेगरी के जो भी हैं उनको इसी रखेंगे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा और प्राइमरी एक्वेटिक, ज्यादातर इस कैटेगरी के एनिमल क्या होते हैं, ज्यादातर इस कैटेगरी के एनिमल एक्वेटिक होते हैं, किसी पानी में रहने वाले होते हैं। Link with the other dealing with plant, animal and fungi. Being eukaryotic, the protista cell body contains well-defined nucleus. यानी कि जैसे एनिमल्स और प्लांट में होता है वैसे इनके अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जिसके आउटर में ऑर्गेनल्स होते हैं। सम हैव फ्लैगला और सिलिया। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जायगोट फॉर्मेशन। इनमें सेल फ्यूजन की प्रोसेस होती है, जायगोट फॉर्मेशन की भी प्रोसेस होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्राइसोफाइट्स, यानी कि हमारा जो प्रोटिस्टा है उसमें सबसे पहला कैटेगरी है क्राइसोफाइट्स की। तो दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे। इसमें जो गोल्डन एल्गे है उसको रखा गया है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल इन मैरीन एनवायरनमेंट, और ये ज्यादातर हमें फ्रेश वाटर या मैरीन एनवायरनमेंट में देखा गया है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है इस कैटेगरी के वो फोटोसिंथेटिक है, यानी कि सनलाइट और अपना खाना खुद बनाते हैं। In diatom, the cell wall from two thin overlapping cells bit fit together in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. यानी कि इनमें सेल वॉल जो होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। Thus accumulation over billions of years is referred as diatomous earth. Being gritty, this soil is used as polishing, filtration of oils and shrubs. Diatoms are the chief producer in the ocean. और ये देखने को मिलते हैं ओशन में। ऑयल्स और सिरप के फॉर्मेशन में भी जो होते हैं हेल्प करते हैं। अब इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो कि है डाइनोफ्लैगलेट्स। दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये जो होते हैं ये ज़्यादातर मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो ग्रीन, और ये हमें देखने में येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड दिखते हैं। पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि उनमें किस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट है, उसी तरह का इनका कलर रहता है। द सेल वॉल हैज स्टीप सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनके ऊपर भी सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है, एक तरीके से कवरिंग रहती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैगला। इनके अंदर ज़्यादातर के ऊपर दो फ्लैगला होता है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। Very often Z dinoflagellates, example Genialex, undergo such rapid multiplication that they make C appear Z. Toxins released by such large members may even kill other marine animals such as fishes. और ये ज़्यादातर हमें Z कलर में दिखाई देते हैं और ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे ज़्यादातर जो मैरीन एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, जैसे कि फिशेस की डेथ हो जाती है। अब हम बात करेंगे यूग्लेनोइड्स की। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर इंस्टेंट ऑफ अ सेल वॉल। ज़्यादातर ये जो है यूग्लेनोइड्स के ऑर्गेनिज्म सी वाटर में हमें देखने को मिलेंगे। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड प्लेसिले विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिसले, जो उनकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। दे हैव टू फ्लैगला। इनके अंदर भी दो फ्लैगला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। सो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये फोटोसिंथेटिक की तरह काम करते हैं, और जब सनलाइट नहीं होते तो हेटेरोट्रोपिक की तरह बिहेव करते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेन्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। मतलब इनके जो अंदर प्रेजेंट है पिगमेंट्स वो दिखते हैं हमें
प्लांट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं उससे मैच करते हैं ज़्यादातर। अब हम देखेंगे स्लाइम मोल्ड्स को, तो देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। Their body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material। जो स्लाइम माउल्ट्स हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा हैं, इनकी बॉडी मूव कर लेते हैं ये। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और ये सुटेबल कंडीशन जब इनको मिल जाती है तो प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेते हैं जो कि बहुत दूर तक फैल जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट इन फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती तो यही प्लाज्मोडियम अलग अलग सब्सटेंस से फूड को लेता है और एक जगह इकट्ठा करता। द स्पोर्स पुशेस थ्रू वॉल्स दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। और ये स्पोर्स जो होते हैं इसके अंदर जो ऊपर प्लाज्मोडियम होता है इनको बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल रहता है। एडवर्ट कंडीशन हो, फेवरेबल कंडीशन हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो, सब में हेल्प करता है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट और एयर भी यहाँ से ट्रांसफर होती है। अब हम देखेंगे प्रोटोजोआ को, तो प्रोटोजोआ ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रोपिक। जितने भी प्रोटोजोआस हैं वो हेटेरोट्रोपिक है। लिव एज प्रेडिटर और पैरासाइट, या तो वो प्रेडिटर्स पर डिपेंड रहेंगे या पैरासाइट्स होंगे। दे आर बिलीव टू बी प्राइमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ज्यादातर इनको रिलेट किया गया है एनिमल से। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप है। तो पहला है एम्बेडोइड प्रोटोजोआ। दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। ये शुद्ध पानी में देखने को मिला है हमें, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट साइडोपोडिया। और ये अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं साइडोपोडिया को ओपन करके, एज एन अमीबा, जैसे अमीबा करता है। मैरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज इटोम्बिया एंड पैरासाइट। और कुछ इसके एग्जांपल हो जाएंगे इटेम, अमीबिया और पैरासाइट्स। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के प्रोटोजोआ के, तो वो है फ्लैगलेटेड प्रोटोजोआ। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो ये फ्री तरह से रहते हैं या पैरासिटिक नेचर पर डिपेंड करते हैं। दे हैव फ्लैगला, इनके अंदर फ्लैगला होता है। द पैरासिटिक फॉर्म केज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रप्सोमा। और जो पैरासिट फॉर्म करते हैं वो एक डिसीज फॉर्म करते हैं जिससे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं हम, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राइप्सोमा। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के प्रोटोजोआ की, तो वो है सिलेटेड प्रोटोजोआ। दिस आर एक्वेटिक, ये पानी में रहने वाला प्रोटोजोआ है। organism because of presence of thousands of cilia. They have a cavity that open to the outside of cell surface. इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है जो सेल सरफेस के बाहर ये ओपन करते हैं। The coordinate movement of row of cilia catch the water laden with food to be stored in the gullet. और ये जो गलेट होता है इनके अंदर उसी में अपना फूड को स्टोर कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखा गया है इसके पैरामीशियम। अब बात कर लेते हैं आगे, तो वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में this include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, which causes malaria disease which has raging effect on human population. तो स्पायरोजोन जो प्रोटोजोआ है वो भी ज़्यादातर देखने को मिला है और ये स्पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और इसका कंटिन्यूस लाइफ साइकिल इस तरीके से ही चलता रहता है। इसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट रहता है और उसकी वजह से डिसीज होती है मलेरिया, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि किंगडम फंजाई। तो देखते हैं फंजाई में क्या है। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई है वो एक तरह का हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म या हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनके जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट टाइप्स की है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई एंड मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फूड। और जो फंजाई है उसको आपने देखा होगा आपके ब्रेड पर या फिर रोटन फूड्स पर। स्मॉल साइज में होता है तो आप इसको नेक डाइट से नहीं देख सकते, लेकिन एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर आल्सो फंजाई। जो मशरूम आप ईट करते हो वो भी क्या है, एक तरह से फंजाई का एग्जाम्पल है, उस पर भी देखा जाता है हमें फंजाई। व्हाइट स्पॉट सीन एज मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंजाइज। जो व्हाइट स्पॉट आप देखते हो मस्टर्ड लीव्स पर वो भी क्या है, एक पैरासिटिक फंजाइज का ही एक एग्जाम्पल है। सम यूनिसेल्युलर फंजाई, जैसे कुछ यूनिसेल्युलर जो एक ही सिंगल सेल से मिलकर बने, उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यीस्ट। यीस्ट को ज़्यादातर देखा जाता है ब्रेड या व्हीट पर।
अदर फंजाई कैज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल, बाकी जो दूसरे फंजाई है उसकी वजह से प्लांट में डिसीज हो जाती है। बीट रस्ट कैजिंग पुशीनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, और जो वीट होते हैं, जो गेहूँ होते हैं, उसमें पुशीना जो है, जिससे पेड़ों के उनके पत्ते गलना, पेड़ों के, या जो वीट होता है उसके पत्ते गिरना, वो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक के सोर्स हो जाएंगे, जैसे कि पेंसिलियम बनाने के लिए यूजफुल होता है। फंजाई आर कॉम्पिटिशन एंड ऑकर्स इन एयर वाटर सोयल एंड एनिमल एंड प्लांट, फंजाई जो है कॉम्पिटिशन, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स होती है, तो एयर की वजह से हो सकता है, वो वाटर की वजह से, सोयल और एनिमल एंड प्लांट के डेड पार्ट से भी फंजाई प्रोड्यूस हो सकते हैं। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, और इनके लिए प्रोड्यूस होने के लिए या ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड कंडीशन, यानी कि मॉइस्चर वाला कंडीशन रिक्वायर रहता है। विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, फंजाई आल्सो फिलामेंटस, जैसे कि ईस्ट कैसा है, यूनिसेल्युलर है, तो फंजाई जो होते हैं मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपेज, उनकी जो बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिसको बोला जाता है हाइपेज। द नेटवर्क ऑफ हाइपेज नोन एज माइसेलियम, तो जो हाइपे का यानी कि बहुत सारे हाइपे को एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं माइसेलियम, क्योंकि जो फंजाई होती है, अगर एक छोटी सी फंजाई है या एक हाइपे है तो वो दिखाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा हाइपे एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, वो बड़ा शेप ले लेंगे, यानी कि माइसेलियम बन जाएगा, तो हम उसको आसानी से देख पाएंगे। सम हाइपे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिकेटेड साइटोप्लाज्म, ज़्यादातर हाइपे में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, और इसको बोला जाता है काइनेटिक हाइपे। अदर है सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइपे, द सेल्स वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ चिटिन एंड पॉलीसेक्राइड, और इसके अंदर प्रेजेंट रहता है पॉलीसेक्राइड, यानी कि हमारे ग्लूकोज का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substance and hence are called saprophytes, ज़्यादातर जो फंजाई है वो हेटरोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिज्म से खुद को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उनको saprophyte कहा जाता है। Those that depends on living plant, और ऐसे जो लिविंग प्लांट पे डिपेंड होते हैं या एनिमल्स पे होते हैं वो होते हैं पैरासाइट, और जो डेट उस पर डेट और या फिर ऑर्गेनिक मैटर से या डेट सब्सटेंस से फूड एब्जॉर्ब करते हैं वो saprophyte, प्लांट पे डिपेंड वाले पैरासाइट। They can also live as symbiotes in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza, वो कुछ जो होते हैं वो symbiotes होते हैं, यानी कि प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, लिविंग प्लांट्स पर, जैसे algae एक lichens पर, या फिर एक दूसरा प्लांट है mycorrhiza वो भी। Reproduction fungi can take place by vegetative means fragmentation, रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में वो वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से या फ्यूजन की प्रोसेस से या बर्डिंग की प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पेरोगेरस और जूस्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ectospores और basisspores. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies, और अलग अलग तरह के स्पोर्स उनमें होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, क्योंकि यहाँ से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। द सेक्शुअल साइकिल्स इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग 3 स्टेप्स, अब यहाँ का जो सेक्शुअल साइकिल है उनका वो 3 स्टेप में है, वो कौन कौन से, तो नंबर 1 फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, यानी कि दो फ्यूजन होना दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। दो न्यूक्लियर के बीच में फ्यूजन है तो उसको बोलते हैं हम कैरोगेमी। म्यूसिस एंड जाइगोट रिलीजिंग हैप्लॉइड स्पोर्स, और म्यूसिस होता है जाइगोट का तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। नेक्स्ट है व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, जब फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं तो दो हैप्लॉइड हाइफे एक साथ कंबाइन होते हैं, दोनों एक साथ आते हैं और वो फ्यूज होते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, और जैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है तो 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाते हैं। हाउएवर इन अदर फंजाई एन इन्वेंटिंग डाइक्रेटिक 2 न्यूक्लियर per cell occurs, such condition is called dichroion एंड द फेस इज कॉल्ड डाइक्रोफेस ऑफ फंगस, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये हर बार क्या होते जाते हैं, डबल होते जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइक्राइन या फिर डाइक्रोफेस। लेटर द पेरेंटियल न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड, द फंजाई form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. The morphology of mycelium mode of spores formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. तो इसका भी डिवीजन किया गया है, यानी कि जो हमारे फंजाई हैं उनके भी अलग अलग डिवीजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
हाइकोमाइसाइटिस को। तो मेंबर्स ऑफ हाइकोमाइसाइट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट के पानी के अंदर देखे जाते हैं। डिकेइंग वुड्स एंड मॉइस्ट, यानी कि गली हुई लकड़ियाँ, सली गली लकड़ियाँ पर जहाँ पे मॉइस्चर हो वहाँ पे ये देखे जाते हैं। द माइजेलियम इज एस्पेट एंड कोइनोटिक। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मोटाइल को मोटाइल के साथ रिप्रोडक्शन होता है, और बाय एप्लेंस को नॉन मोटाइल का नॉन मोटाइल के साथ। दिस स्पोर्स आर एंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पेरोगियम, और ये किसका फॉर्म करते हैं? स्पेरोगियम। जाइगोस्पर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, और जाइगोस्पर्म होता है जब फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का। दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और डिसिमिलर एंजियोस्पर्म। अगर इनकी देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी इनकी जो रहती है वो सिमिलर रहती है, वहीं इनका डिसिमिलरिटी रहती है एंजियोस्पर्म्स की। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर, राइजोपस, और इनके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे म्यूकर और राइजोपस। अब देखते हैं सेकंड टाइप का, तो वो है एस्कोमाइसेटिस, कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। जो सेक फंजाई उसी को हम बोलते हैं एस्कोमाइसाइट्स। द एस्कोमाइसाइट्स आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर, ये ज़्यादातर मल्टीसेल्युलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं। पेंसिलियम इसका एग्जांपल हो जाएगा। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर है। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर, पैरासाइट और कॉस्पेलियस ये सेप्रोफाइटिक, इनमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ये ब्रांच फॉर्म में होते हैं। द सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली ऑन द स्पेशल माइजेलियम कॉल्ड कोनिजियस। Conjugates on the germination produce mycelium. Sexual spores are called और जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, which are produced endogenously in sac like SK, और ये प्रोड्यूस होता है sac like SK में। This SK are arranged in different types of fruiting bodies, और ये जो SK होते हैं अलग अलग fruit bodies में present रहते हैं। Some example of aspergills, Clavius and Neurospera. Neurospera is used extensively in biochemical and genetic works, और Neurospera जो होता है उसको बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। Many members like morels and truffles are edible and are considered delicious, और ज़्यादातर जो मेंबर्स इसके उनको एडिबल माना जाता है और उसमें इन्वॉल्व है डेलिश, और जो काफ़ी ज़्यादा डेलिशियस भी होते हैं। नेक्स्ट है बेसिडिमोसाइट्स। तो देखते हैं हम बेसिडिमोसाइट्स को। कॉमनली नॉन फॉर्म बेसिडिमोसाइट्स आर मशरूम। बेसिडिमोसाइट का जो बेस्ट एग्जांपल, यानी कि उसका एग्जांपल फंजाई का हो जाएगा मशरूम। ब्रैकेट फंजाई और पफेल्स द ग्रो इन सोइल, ये सोइल में ग्रो होता है। ऑन लॉक्स एंड ट्री सिस्टम एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी, और ये लिविंग प्लांट बॉडी जो है उसमें भी प्रेजेंट रहता है। रस्ट एंड स्मॉट्स में भी रहता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। द माइजेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। The sexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fermentation is common. यानी कि vegetative reproduction होता है, यानी कि fermentation की प्रोसेस से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। The sex organ are absent, इनमें sex organ क्या होते हैं? एबसेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगेमी जो होता है वो प्रेजेंट रहता है और दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि उनको हम बोलते हैं जेनोटाइप। The resultant structure dikaryotic which ultimately give rise to basidium, और इनका जो रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है वो डायकैरियोटिक होता है जो बेसिडियम बनाने में हेल्प करता है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिड स्पोर्स, और कैरियोगेमी और जो मेयोसिस होते हैं वो हेल्प करते हैं बेसिडियम को प्रोड्यूस करने में 4 बेसिड स्पोर्स। द बेसिड स्पोर्स आर एक्सटीरियरली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज, और जो बेसिडिया है वो फ्रूटिंग बॉडीज यानी कि जहाँ फ्रूट लगने वाले होते हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। सम कॉमन मेंबर, जिसके कॉमन मेंबर हो जाएंगे मशरूम, स्मज और डस्ट फंगस। अब इसका फोर्थ टाइप हम देख लेते हैं जो कि है डेरोमाइसेटिस, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन, क्योंकि इसका सेक्सुअल या वेजिटेटिव फेस हमें नोन है। When the sexual form of this fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. जब इनका सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर किया गया तो इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में फिर रखा गया। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेट हैव बीन गिवन वन नेम, ये भी पॉसिबल है कि इनके असेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज को एक ही नाम दिया जाए एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, सेक्सुअल स्टेज को दूसरा नाम। लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टैब्लिश्ड, बाद में जब पूरी स्टडी की गई, द फंजाई वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइटिस, और जब बाद में पूरी स्टडी की गई तो इसको बोला गया ड्यूटेरोमाइटिस, यानी कि दो तरीके से बना हुआ, सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी। द माइजियम इज सेपरेट एंड ब्रांच, सम मेंबर्स ऑफ सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट, इसके कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स होते हैं कुछ पैरासाइट्स होते हैं।
वाई लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, बाकी जो ज़्यादातर जो है वो डिकम्पोजर होते हैं। ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, और मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेरिया और कोलेक्टिकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है प्लांट है। तो प्लांट में हम समझते हैं प्लांट किंगडम को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है या प्लांट में कितने पार्ट्स है, उस देखते हैं। किंगडम प्लांट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। तो जो प्लांटे किंगडम है उसमें सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग, यानी कि जो यूकैरियोटिक्स है और जिसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं उनको सबको एक कैटेगरी में रखा गया जिसको हम बोलते हैं प्लांट। A few members are partially heterotrophic such as the insectivorous plant, और कुछ मेंबर इसके हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट या पैरासाइट्स। ब्लेड वोट एंड बीनस फ्लाईट्रेप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कैस्केटा इज अ पैरासाइट। जो ब्लेडर वोट है और या बीनस फ्लाईट्रेप है वो एग्जांपल हो जाएंगे इंसेक्टिवोरस के, वही कैस्केटा जो है पैरासाइट प्लांट का एग्जांपल हो जाएगा। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, जो प्लांट सेल उनका यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट रहती है और क्लोरोफिल तो प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है लीव्स का। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स, इनकी कैटेगरी जो है वो है ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज। लाइफ साइकिल इनके दो पार्ट में है, एक है डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक और दूसरा है हैप्लॉइड गेमोट्रॉपिक। The alternate with each other, the length of the haploid and diploid phase and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plant. This phenomena is called alternation of generation, यानी कि उनमें अलग अलग सेक्शन हैं जैसे डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक और हैप्लॉइड गेमोट्रॉपिक, तो इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है और उसको हम बोलते हैं उस फिनोमेना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम बात करेंगे किंगडम एनिमलिया की। तो किंगडम जो है उनको भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। द किंगडम इज कैरेक्टराइज बाय हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम जो है एनिमल्स का उसको रखा गया है हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज में। डेट आर मल्टीसेलुलर, जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं यानी कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं और सेल वॉल्स उनमें प्रेजेंट नहीं रहती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, ये डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। They digest their food in an internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. They digest करते फूड को इंटरनल कैविटी या फूड को स्टोर करते ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में। Their mode of nutrition is होलोजोइक, इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो होलोजोइक है। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. जब ये बोर्न होते हैं तो इनका शेप डेफिनेट नहीं होता, लेकिन जैसे एडल्ट होते जाते हैं तो डेफिनेट शेप और साइज इनका हो जाता है। हायर फॉर्म्स ऑफ एलोबरेट सेंसरी एंड न्यूमरेटर मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और ज़्यादातर जो होते हैं लोकोमोशन के लिए कैपेबल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं इजिली। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कैपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल में फ्यूजन होता है, उसी से इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइलर आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि जो मेन फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वायरस, विरियोड्स, प्रियंस एंड लिचेंस। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिटकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लिचेंस। 5 तरह के क्लासिफिकेशन तो कर दिए हैं लेकिन बिटकर ने और भी क्लासिफिकेशन नहीं किए, जैसे कि वायरस के बारे में नहीं बताया, विरियोड्स के बारे में, प्रियंस के बारे में इन्होंने नहीं बताया। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड the ill effect of common cold or flu know what effect virus can have on us even if we do not associate it with our condition। जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोग सफर्ड होते हैं कॉमन कोल्ड से, फ्लू से, जो कि एक वायरल बीमारी है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, लेकिन वायरस की कोई क्लासिफिकेशन में प्लेस ही नहीं दिया बिटकर ने। सिंस दे आर नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग, क्योंकि इनको लिविंग थिंग्स नहीं माना गया। इफ वी कंसिडर लिविंग एज दोस ऑर्गेनिज्म देयर इज सेल स्ट्रक्चर, लिविंग थिंग्स उनको ही माना गया जिनका एक सेल स्ट्रक्चर है। द वायरस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और जो वायरस है वो नॉन सेल्युलर, यानी कि इनके पास सेल नहीं होती है। इनकी जो लिविंग सोल होती है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की होती है, जैसे यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है डायग्राम के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living?
जब एक बार ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं तो पूरी मशीनरी उसकी उस होस्ट सेल की डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे डिसीज होने लगती है। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूस। वायरस का मतलब होता है वेनम या फिर एक पॉइजनस जहर। डिमिट्री आइवस्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोसैक डिसीज ऑफ टोबैको। वायरस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लड। डिमिट्री इवांस्की ने सबसे पहले बताया था 1892 में कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसकी वजह से डिसीज हो जाती है, और वो जैसे टोबैको के बारे में बताया गया, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया से। दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पास आउट कर देते हैं। इससे पता चलेगा कि इसका स्मॉल साइज होता है। MW विजरिंग 1898 demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could cause infection healthy plant and named the new pathogen virus and called the flood as Contagium vivium fluidium। और BMW वेजलिक 1898 में उन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट को देखा कि ये एक हेल्थी प्लांट के साथ, यानी कि वो इन्फेक्टेड प्लांट और हेल्थी प्लांट को भी क्या कर रहा था, ये इन्फेक्ट कर रहा था। और उस जो नया उन्होंने पैथोजन देखा उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, वायरस। और जिससे जो बीमारी हुई थी, ये फ्लड का जो नाम रखा था वो था कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम, BM Stanky, so that virus could be crystallized and crystallized consists largely of protein। WM स्टैनली ने 1935 में शो किया कि वायरस जो होता है क्रिस्टलाइज होता है और उसके क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरस जो होते हैं एक तरीके से ऑब्लिगेट पैरासाइट की कैटेगरी में रखे गए। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अगर बात करें प्रोटीन है इनके अंदर, तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा। डेट कुड बी आइदर RNA और DNA, क्योंकि जिसके अंदर प्रोटीन होता है उसके अंदर दोनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो होगी, या तो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA होगा या फिर क्या होगा, DNA। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, क्योंकि वायरस जो होते हैं दोनों चीज़ें रखते हैं, RNA DNA। अब वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। In general, virus that infect plant have single stranded RNA। ऐसे वायरस जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं उनके अंदर RNA होता है, और एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज are usually double stranded DNA। The protein coat called capsid made of small subunits called capsmers protect the nucleic acid। These capsmers are arranged in helical or polyhedral geometric forms। Virus cause disease like mumps, smallpox, herpes and influenza। जो वायरस होते हैं उनकी वजह से अलग अलग तरह के डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉलपॉक्स, हर्प्स और इन्फ्लुएंजा। एड इन ह्यूमन इज ऑल्सो केस्ड बाय वायरस। जो एड्स होता है वो भी वायरस की वजह से ही होता है। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोसेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड पेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। और ग्रोथ उनकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब हम देखेंगे बिट्रोइड्स को। इन 1971 टीओ डायनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। 1971 टीओ डायनर ने एक और नया इन्फेक्शियस एजेंट देखा जो वायरस से भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पोटैटो स्प्रेंडर ट्यूबर डिसीज करता है, तो उसका नाम रखा इन्होंने विरियोड्स। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। ये एकदम फ्री RNA से बना होता है। इट लैक द प्रोटीन कोड। इसके अंदर प्रोटीन कोड होती है और जो वायरस के अंदर प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसका नाम रख दिया विरियोड। द RNA ऑफ द विरियोड वॉज अ लो मोलिकुलर वेट। इनका मोलिकुलर वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फिर आ गया हमारा पेरियंस। तो इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूक्लियोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। The agent was smaller in size to virus। These agents were called prions। यानी कि मॉडर्न मेडिसिन में अलग अलग तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसीज देखे गए हैं जो ना वायरस से होते हैं ना वीरियोड से, उससे भी स्मॉलर साइज के होते हैं, या एक तरीके से कहें तो वायरस के ही साइज में होते हैं, उनको कहा गया है प्रियॉन्स। द मोस्ट मोर्टेबल डिसीज कैज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोविंग स्पॉन्जियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज। यानी कि जो कैटल में देखी गई है वो है मैड काउ डिसीज। अब आता है लिचेंस। लिचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लिचेंस क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, यानी कि एल्गे और फंजाई के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। द एल्गाई कंपोनेंट इज नोन एज साइकोबियोन्ट। जो एल्गाई कंपोनेंट उनको बोला जाता है
साइकोबियोन्ट और जो फंजाई के कंपोनेंट होते हैं उनको बोलते हैं माइकोबियोन्ट। विथ आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, एक जो है साइकोबियोन्ट यानी कि एल्गे का जो है ऑटोट्रोपिक और फंजाई का जो है हेटरोट्रोपिक है। एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। एल्गे जो होता है फूड देता है फंजाई को, और फंजाई जो होता है शेल्टर देता है, या मिनरल या न्यूट्रिएंट या वाटर को अब्जॉर्ब करता है उसके लिए। सो क्लोज टू रेस्ट्रिक्शन, तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। नेवर इमेजिन दैट टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा नहीं माना गया कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इनको सिंगल नाम दे दिया है लिचेंस। लिचेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। लिचेंस जो होते हैं वो पोल्यूटेड इंडिकेटर, लिचेंस जो है पोल्यूशन एरिया में डेवलप नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।